अस्सलाम वालेकुम। जी, तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इम्तिहानात के बाद प्रैक्टिकल्स को एन्जॉय कर रहे होंगे। उसके साथ-साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। हमारे जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, लाइव सेशंस हो रहे हैं फेसबुक पे और जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ फेसबुक पे शेयर की जा रही हैं, उनको लाज़मी आप देखें और सुनें। आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे कि आप सब के को इस बात का इल्म है कि हमने फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने फोर्स और मोशन के बारे में डिस्कस करना था। इससे पहले हम वेक्टर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और इसके साथ-साथ हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में भी सीखा है, जिसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल का यूज करते हैं। आज हम एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो इसकी टाइप्स कितनी हैं और इसके साथ-साथ हम आज के टॉपिक में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी टाइप्स 2 क्यों रखी गई हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट से क्या मुराद है। देखें, वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हम वेक्टर्स को जमा कर सकते हैं वैसे ही वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन की बात यहाँ पे कि वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हम देखते हैं कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों तो सम टाइम हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी हासिल हो जाती है और बाज दफा ऐसा भी होता है कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। आप इस वाले से अगर 9th क्लास में दोबारा जाएं तो आपने वहां पे एक डेफिनेशन पढ़ी है वर्क की। अगर मैं वर्क को दोबारा से डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि वर्क इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब वहां पे आपने ये बात भी देखी थी कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने देखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें वर्क की सूरत में हासिल होता है, जबकि वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत है। वी डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन टू एक्सप्लेन वर्क। इट मींस हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वर्क ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अब इसमें दो वेक्टर्स को हमने किया है मल्टीप्लाई, फोर्स भी वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन जो रिजल्टेंट हमारे पास क्वांटिटी आई इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे हमें यह पता चला कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो इट मे पॉसिबल कि हम किसी स्केलर क्वांटिटी को हासिल कर लें। अब हम इसके साथ साथ चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। उस एग्जांपल में आपने ये भी 9th क्लास में एक एग्जांपल आपने पढ़ी है, टॉर्क। अगर टॉर्क की हम बात करें तो टॉर्क में भी हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया था। पहली फिजिकल क्वांटिटी थी मोमेंट आर्म, जिसको बाज बुक्स में एल से और बाज बुक्स में आर से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके हम टॉर्क हासिल करते हैं उसमें पहली फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंट आर्म
और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो है फोर्स। अब यहां पर भी अगर हम गौर करते हैं तो मोमेंट आर्म इज बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस between axis of rotation and line of action of force। दूसरे लफ्जों में ये जो मोमेंट आर्म है इट इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है इट इज फोर्स, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि टॉर्क बराबर था मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाई फोर्स। अब यहां भी हम इस बात को देख सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट आर्म भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रिजल्टेंट क्वांटिटी हमें टॉर्क मिल रही है। टॉर्क इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों कंडीशंस हमारे पास मौजूद हैं। इन सम कंडीशंस हम वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आ जाती है, और कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां हम इन वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें तो एक वेक्टर क्वांटिटी हासिल होती है। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आर। अब उसमें कितनी टाइप्स हो गई ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ multiplication of vectors. The first one is scalar product। अब स्केलर प्रोडक्ट हमने इसको क्यों कहा, ये हम आसानी से अब इस बात को देख सकते हैं कि when we multiply two vectors and the resultant of production of two vector is a scalar quantity, then such type of product of vector is known as scalar product। On the other hand, जब हमने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो गई तो ऐसी प्रोडक्शन को या ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देंगे। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और वेक्टर प्रोडक्ट की डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं और जो डिफरेंट कंडीशंस हैं और जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। देखिए, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए, जैसे यहाँ पे डायग्राम में शो कर किया हुआ है, और दूसरा हमारे पास वेक्टर है वेक्टर बी। हमने इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि एक ऐसी क्वांटिटी आ रही है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसको आम तौर पर डॉट की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। लिहाजा इस डॉट की मदद से जाहिर करने के लिए इसका हमने दूसरा जो नाम रखा वो है डॉट प्रोडक्ट। अब ये डॉट प्रोडक्ट, इसको मैथमेटिकली जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करते हुए हम इसका फॉर्मूला ये हमारे पास आ रहा है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे अराइज हो सकता है कि यहाँ पे जो ए है बेसिकली इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और ये सिंपल बी है, इसके ऊपर कोई एरो हेड आपको नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये जो cos थीटा हमारे पास आया है ये बताता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और हमने लास्ट टाइम ये इस बात पे भी डिटेल से डिस्कस किया जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े, तो वहां पे हमने ये बात देखी थी कि cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये बेस और हाइपोटेनस को डिवाइड करके आता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आ सकता है कि व्हाई वी यूज cos थीटा इन डॉट प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट गोइंग टू यूज sin थीटा इन डॉट प्रोडक्ट। तो इसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है। देखें, हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हों तो वेक्टर्स की दो सूरतें हो सकती हैं कि या तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ या वेक्टर्स पैरेलल होंगे। लेट्स सपोज, मतलब हमारे पास एक वेक्टर स्ट्रेट लाइन में है, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करूं तो या तो हमारे पास दो वेक्टर्स हम पैरेलल लेकर उसको चलेंगे, या हम मतलब ये दो वेक्टर्स फर्ज कर ले मैंने दो लाइनें बनाई,
ये दो लाइनें या तो पैरेलल हैं या हम एक लाइन इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दो कंडीशंस हमारे पास पॉसिबल हैं। जैसे अगर हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है तो टॉर्क में हमने देखा होगा कि जब हमने दरवाजा खोलना हो या बंद करना हो तो हम जब भी फोर्स लगाएंगे तो वी मस्ट अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू एन ऑब्जेक्ट, तब हमारा जो वर्क होगा वो मैक्सिमम, मतलब टॉर्क जो रोटेशनल मोशन होगी वो मैक्सिमम होगी। सिमिलरली जब हमने वर्क करना है तो हमने उसमें पढ़ा था कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर हमने कहा था कि वर्क होगा। तो यहां पे हम ये बात देखेंगे कि चूंकि जब हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट के अंदर और परपेंडिकुलर वेक्टर्स को डिस्कस हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर। तो जब हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें हम ये कहेंगे कि जो cos थीटा उसमें हम यूज करेंगे, x कंपोनेंट को हम उसमें यूज करेंगे। तो ये तमाम की तमाम मैथमेटिक्स यहाँ पे हमें नजर आ रही है। इसको जरा दोबारा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर हमारे पास है a और दूसरा वेक्टर हमारे पास है b, जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स एंड वी ऑब्टेन अ स्केलर क्वांटिटी, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। इसकी सेकंड हम डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप यहां पे पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर, अब देखें यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों एक दूसरे के ना तो पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं, और हमने ये बात पढ़ी है कि स्केलर प्रोडक्ट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ टू सच वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे आर मेकिंग एन एंगल विद ईच अदर दैट इज थीटा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? फिर हम इस केस में ये करेंगे कि हम किसी एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे। लेट्स सपोज मैं वेक्टर जो है ना इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देता हूं। अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये सपोज कर लें इसका हमारे पास आ गया y कंपोनेंट। इसको हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि दैट कंपोनेंट इज बी वाई, और ये जो हमारे पास o से लेके ये जो इस पॉइंट तक हमारे पास जो आ रहा है को भी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C। तो O से C तक जो हमारे पास कंपोनेंट होगा दैट इज इट्स x कंपोनेंट, और पता है ये वेक्टर B का x कंपोनेंट है। हम इसको भी यहाँ पे जाहिर करते हैं दैट इज bx। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वेक्टर A इसके साथ वेक्टर B तो पैरेलल नहीं था, लेकिन इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए। अब कौन सा कंपोनेंट है जो वेक्टर A के पैरेलल है? तो अगर आप इस पे थोड़ा सा गौर से देखें तो by is perpendicular to vector A, while on the other hand x component of vector B is parallel to vector A। तो इट मींस जब हमने पैरेलल वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है तो हम वेक्टर ए के साथ बी वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वेक्टर बी के एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो बी एक्स है, हमने पीछे कल इस बात पे भी बात की कि वेक्टर बी का जो एक्स कंपोनेंट होगा इसको अगर एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं बी एक्स इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये जो b cos थीटा है, यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में बात करूं तो ये जो b cos थीटा नजर आ रहा है बेसिकली ये हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b दैट इज पैरेलल टू वेक्टर a। इसलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि a डॉट b में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos थीटा होगा।
तो इस तरह हम एक और वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बेसिकली ए डॉट बी किसके बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू product of magnitude of vector A and component of vector B in the direction of vector A। तो ये हमारे पास एक दूसरी डेफिनेशन आ गई। तो इस तरह हमारे पास दो डेफिनेशंस हमने आज डॉट प्रोडक्ट की पढ़ी हैं। पहली जो डेफिनेशन सिंपल वे में है और दूसरी डेफिनेशन हमने जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की मदद से पढ़ी। तो आज के जो टॉपिक होगा इसमें हम जस्ट इन्हीं बातों को कवर करेंगे। कल हम इससे नेक्स्ट चलेंगे, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो इसके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर इसको भी दोबारा रिव्यू कर लिया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि वर्क जो होगी इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव्स अस वर्क। इसके अलावा हम जो पावर है, पावर इज आल्सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, तो वो भी एक स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल हो सकती है। तो आज के लिए हमारा यही, यहाँ तक ही हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा इसको जरा ब्रीफली हम इसको रिव्यू कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेक्टर्स को क्या मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसका जवाब होगा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसमें हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें पहली टाइप जो थी उसको हमने कहा वो स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरी टाइप हमने वेक्टर प्रोडक्ट उसको नाम दिया। उसके बाद हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसमें हमने देखा कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें दो ऐसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल ना हो तो उस सूरत में अगर एंगल बना रहे हो फिर हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे और हम उन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उस कंपोनेंट को उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कंपोनेंट उस वेक्टर के पैरेलल होगा। इसके साथ हमने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी और उसके बाद हमने एग्जांपल को डिस्कस किया। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको इन तमाम बातों में काफी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपका कोई इस मामले में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि उसको मजीद क्लियर वे में आप तक पहुंचाया जा सके। और अगर आज की ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई हो तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें जो एफएससी कर रहे हैं, जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनको फिजिक्स बजाय बोर लगने के इसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।